नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक दुगना उत्साह और मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो शिक्षक भर्ती 2.0 जो आने वाली है उसी के लिए टीजीटी और पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हों या 9 to 10 का या 11 to 12 का, किसी भी वर्ग का जब आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वीडियो में नई कविता को देखेंगे। इसमें हम लोग आधुनिक काव्यखंड के नई कविता के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कवियों ने रचना की है, कौन कौन सी रचनाएं हैं और फिर कब नई कविता की शुरुआत होती है, कौन नई कविता की शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे ताकि परीक्षा में हम लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काव्यखंड नई कविता, इसमें हम लोग नई कविता के बारे में जानेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवाकर अभी तक जितना क्लास हुआ है सभी का पीडीएफ और जो होगा उसका और जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसका सभी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो 249 रुपया का आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दें और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। यह नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 ईस्वी के नए पत्ते के जनवरी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जनवरी फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, पर कुछ कुछ मार्क्सवादी विचार का प्रभाव भी दिखता है। यह एक संतुलित काव्य आंदोलन है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी यानी दूसरा शतक से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। यहाँ पे देखिए कुछ बातें स्पष्ट हो रही है कि नई कविता की जो शुरुआत हुई वो 1954 ईस्वी में जो नई कविता पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त किए थे उसी से माना जाता है। और नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग अज्ञेय ने रेडियो संवाद में किया था। जो संवाद आगे चलकर जो आगे कहा गया था वो 1953 ईस्वी के नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये बातें स्पष्ट हो गई, यानी नई कविता का प्रयोग 1953 में ही अज्ञेय कर दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। नई कविता में कैरेक्टर्सवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैरेक्टर्सवाद उत्साह और जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। नई कविता में रघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। यहाँ देखिए एक बात स्पष्ट हो गई कि नई कविता में रघु मानव का जो प्रतिष्ठा की गई है उसका श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नई कविता के संदर्भ में जो विभिन्न मत है वो सबको देखते हैं। तो धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये जो कथन है धर्मवीर भारती का है। मुक्तिवेद लिखते हैं नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये मुक्तिबोध का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। एक कथन और है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, उसको देखते हैं। वे लिखते हैं आज की कविता को जांचने के लिए जो परास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायरें उतार चुकी है, काव्य भाषा की ही प्रतिमा शेष रह गई, क्योंकि कविता संघटक में
भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। तो ये जो कथन है विभिन्न विचारकों के, इसको आप लोग ध्यान में रखना होगा। 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले बार पीजीटी में 9 to 10 और जो है 11 to 12 दोनों में एक एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो है नई कविता के प्रमुख कवि, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम जो है आपको ध्यान में रखना, कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद या नई कविता का सरका पुरुष भी कहा जाता है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो हम लोग देखते हैं, इधर रचना है, इधर प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो भग्नदूत का हुआ था 1933 में, इत्यरम का हुआ था 1946 में, हरी घास पर क्षण भर का हुआ था 1949 में, बाबरा अहेरी का हुआ था 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाग पर छाया 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में। तो ये जो है इनके प्रमुख रचनाओं का जो है प्रकाशन वर्ष और उनकी रचना दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अज्ञेय की चर्चित कविता असाध बिना, करगी बाजरे की, नदी के दीप, यह दीप अकेला, ये जो है इनकी प्रमुख कविता है। असाध बिना एक लंबी कविता है, आपको ध्यान में ये रखनी होगी। अब जो है इनके बारे में जो कथन है विभिन्न विचारकों के, उनको देखते हैं। वचन से लिखते हैं कि वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय की प्रकृति प्रेम में एक विराटता है, एकांत और सन्नाटा है। ये जो है वचन से लिखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपको नहीं पढ़ना है, पीडीएफ में इसको सुधार दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध जो हैं, अगला कवि आते हैं मुक्तिबोध, उन्हीं के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1917 ईस्वी में तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। इन्हें भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की जो काव्य संग्रह है, चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में तथा भूरी भूरी खाक धूल 1980 में, ये इनके दो प्रमुख काव्य हैं जो यहाँ पे दिया गया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, ये सारी इनकी लंबी कविता है। मुक्तिबोध लंबी कविता के लिए जाने जाते हैं, अज्ञेय छोटी कविता के लिए। मुक्तिबोध की जो अंधेरे में एक लंबी कविता है, इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, हो सकता है प्रश्न में पूछ दे। आप जो है टीजीटी या पीजीटी कुछ किसी का भी तैयारी कर रहे हों, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का जो है सिलेबस लगभग एक जैसा है और स्तर थोड़ा सा जो और अपर रहता है। 6 to 8 में जो है थोड़ा सा निम्न लेवल का क्वेश्चन रहेगा, 9 to 10 में थोड़ा सा हाई होगा और पीजीटी में लगभग नेट लेवल का एग्जाम होगा। तो आपका जो तैयारी है टीजीटी से लेकर नेट लेवल पर की जा रही है, ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से बनाकर आ पाएँ। तो आपको ये चिंता करने की नहीं ज़रूरत है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। SCRT को भी देखेंगे, फॉर्म फिलअप होगा तब। अब व्याकरण वाले सेक्शन को भी देखेंगे। अंधेरे में कविता के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत हैं, उसको हम लोग देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकती इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण हुआ है। आगे जो है लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज में उत्थान और पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। कहीं कहीं जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसको सुधार कर आपको दिया जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे, जो नहीं करवाए हैं जल्दी से 249 रुपये पेड करके, ताकि आपको एग्ज़ाम होने तक PDF जो है मिलता रहे। नामवर सिंह लिखते हैं, अस्मिता की खोज, ये कविता को अस्मिता की खोज कहते हैं।
रामविलास शर्मा जो है अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहते हैं। इंद्रनाथ मदान आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहते हैं। ये सारे जो है अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा गया है। निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव कहा है और प्रभाकर मालवीय जो है इसे रावा कहा है। तो ये सारे जो है अंधेरे में कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं था। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार दिया जाएगा। रामविलास शर्मा के अनुसार जो है मुक्तिबोध के बारे में देखते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का रघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो ये कथनों को आपको ध्यान में रखने होगा। नवंबर से देखते हैं नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी देखते हैं मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, इसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर नगेंद्र देखते हैं बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। तो ये जो कथन है मुक्तिबोध के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। बच्चन से देखते हैं मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवाद भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियाँ उन्हें मान्य नहीं। मैनेजर पांडे देखते हैं मुक्तिबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। आगे जो है अशोक वाजपेयी देखते हैं मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने को सत्य को कठिन वैचारिक एवं भयानक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। तो ये सारे कथन जो है मुक्तिबोध के संदर्भ में था। अब जो है हम लोग के बीच आए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इनके बारे में लिखा गया है कि 1959 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचना यहाँ दी गई है। तो इधर रचना है, इधर प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो पहली है कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये 1975 में। इतने अपने पास 1980 में। बात बोलेगी 1981 में। कार तुझसे होड़ है मेरी 1988 में। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ मैं 1995 में। सुकून की तलाश 1998 में। तो ये सारी कविता शमशेर बहादुर सिंह का है। इसे आप 2-4 बार पढ़िएगा, PDF आपके पास रहेगा तो ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी रचनाएं किसकी है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो शमशेर बहादुर के बारे में पंक्तियाँ लिखी गई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी देखते हैं भाषा में बोर बार के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन इन दो परस्पर विरोधी मनस्थितियों को उनकी कला साधती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिखे हैं, इनके बारे में शमशेर बहादुर सिंह के। आगे वे लिखते हैं एक और कथन, जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। तो ये दोनों कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। मुक्तिबोध लिखते हैं शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मर्यादा लिखते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। रामविलास शर्मा लिखते हैं शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवाद के द्वंद्व का काव्य है। आगे जो है अशोक वाजपेयी भी लिखते हैं कि शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। तो ये सारे जो है शमशेर बहादुर के बारे में था। अब हम लोग जो है रघुवीर सहाय के बारे में पढ़ते हैं, इनकी बारे में। इनका जन्म 1929 में हुआ, 1990 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी कविताओं में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख जो काव्य संकलन है वो सीढ़ियों में, धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, एक समय था 1994 में। तो ये सारे जो हैं रघुवीर सहाय के काव्य हैं। अब कुछ कथन है इनके बारे में, विभिन्न विद्वानों को उनको देखते हैं। तो वे अपने बारे में खुद देखते हैं कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। ये यथार्थ पे जोड़ देते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके बारे में देखते हैं कि मनुष्य जीवन की नियति को
उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। मैनेजर पांडे लिखते हैं कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया है कि उन्होंने कविता के पुराने जो प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया है, उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। तो ये जो कथन था वे सब कवि के बारे में थे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन था वो दिया गया था। इसको आप लोग 2-4 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण कवि उनकी रचनाएँ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं, जिनका जन्म 1913 में हुआ था। उनकी रचना है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, तूस की आग। उसके बाद शकुंतला माथुर आते हैं, उनका जन्म 1922 में हुआ। इनकी रचना है चांदनी चुनर, अभी और कुछ, रहर नहीं टूटेगी। आगे नरेश मेहता आते हैं, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। इनकी रचना है बनपाखी सुनो, बोलने दो चिर को, संशय की एक रात। संशय की एक रात इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे विजय देव नारायण शाही आते हैं, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी। उसके बाद धर्मवीर भारती आते हैं, जिनका जन्म 1926 में हुआ था। इनकी रचना है ठंडा रोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। आगे कुछ और हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो कुंवर नारायण आते हैं, जिनका जन्म 1927 में हुआ था। इनकी रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी प्रमुख रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आते हैं, जिनका जन्म 1927 में हुआ था। इनकी रचना है काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे रोग। उसके बाद केदारनाथ सिंह आते हैं, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। इनकी रचना है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, आकार में सारस और बाघ। बाघ जो है इनकी बहुत ही लंबी कविता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इससे संबंधित है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो है एग्ज़ाम को जो है सभी टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग आराम से एग्ज़ाम करेक्ट कर सकें। क्योंकि ए स्टेट से ये हार्ड एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा और जो है आपको 100% जो है मेहनत करना होगा अपना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, सटीक मेहनत करें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। केदारनाथ सिंह को वर्ष 1913 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कुंवर नारायण का आत्मजयी का कथावस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नचिकेता की कहानी पर आधारित है। यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। पीडीएफ में इसको सुधार दिया जाएगा जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है वो किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए वर्ष 1978 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु था इसे। अब जो नई कविता की कवियों की पंक्तियाँ हैं कुछ महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं। तो है पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये अज्ञेय की पंक्ति है। घिर गया है समय का रथ कहें, रारिमा से मढ़ गया है राग। ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाहता हूँ, और आप कहते हैं कि मैं कविता की है। ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। अब जो है नई कविता की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है रघुमानव की अवधारणा है, भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया गया है, कथा की व्यापकता है, जीवन के प्रति आस्था है, क्षणों की अनुभूति का मर्मस्पर्शी चित्रण है, लोक जीवन की अनुभूतियों का चित्रण है, नए मूल्यों के संभावना के प्रति आस्था है। तो ये प्रमुख जो है प्रवृत्तियाँ थी। तो इसे आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। एक बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो आप लोग 2-4 बार इसको वीडियो को देखिए, या फिर आप लोग पीडीएफ जो है ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसको करवाने पर आपको पीडीएफ मोबाइल पे चला जाएगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर पीडीएफ नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग खुद से कॉपी में इसे नोट्स डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एमसीक्यू को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है।
हम लोग जो है बीपीएससी के जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसी के अनुसार 5 विकल्पों को देख रहे हैं, लेकिन इस बार हो सकता है 4 विकल्प रहे, तो नोटिफिकेशन में जैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग विकल्पों को परिवर्तन कर लेंगे। तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जो है एससीईआरटी का भी अध्ययन करेंगे, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप जो है चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि हम जो है सारी चीज़ों को आपको खोज कर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है विकल्प अंगा हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों इनकी रचना है। कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं कार्य से हो है मेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह किस कवि की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह किस कवि की पंक्ति है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, ये अज्ञेय की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंधेरे में कविता को अंतःस्तर का विप्रव किसने कहा है। अंधेरे में कविता को अंतःस्तर का विप्रव किसने कहा है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। ऊपर में हम लोग इसका अध्ययन भी कर चुके हैं, तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प क इसका सही हो जाएगा, निर्मला जैन का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो ऊपर में हम लोग इसका अध्ययन किए हैं, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। जो चीज़ें टॉपिक में हम लोग नहीं देखेंगे, छूट जाएगा, उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे, प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये चीज़ें को सर ने छोड़ दिया है, तो आप चिंता ना करें। हम लोग प्रैक्टिस सेट में उन चीज़ों को देख लेंगे ताकि हम लोग का तैयारी और सुदृढ़ हो सके। तो प्रैक्टिस सेट में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ये चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ख हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है पिछले बार जो है TGT में पूछा जा चुका है। शमशेर बहादुर सिंह को जो हुआ था यूपी में TGT, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, शमशेर बहादुर को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है। शमशेर बहादुर को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, मुक्तिबोध का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। यह विचार किस विद्वान का है। यह विचार किस विद्वान का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो इसका जो है आप लोग सही जवाब दीजिए, क्या होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, केदारनाथ सिंह को भी मिला है। नरेश मेहता को 1992 में मिला है और केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, शमशेर मूर्ख के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है, आपको बताना है। यह कथन किस विद्वान का है। ये बिहार PGT 9 to 10 यानी 9 to 10 जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। बिहार BPSC का जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शमशेर मूर्ख के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, हम लोग ऊपर में भी पढ़े हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, मरियज का ये कथन है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित रचना कौन है। ये बिहार BPSC PGT जो पिछले बार हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप लोग सही जवाब बताइए कि यह जो है किस पे जो है किस कहानी किस में है वर्णित। आप लोग जो है ऊपर में पढ़े भी हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, आत्मजयी में जो है
यम और नचिकेता कहानी पर आधारित ये आत्मजयी पुस्तक है। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ और टॉपिक था आपकी तैयारी में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 2-4 बार देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अगर PDF नहीं है अभी परचेज किए हैं तो आप लोग जो है 249 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि सभी क्लास का PDF और प्रैक्टिस सेट का PDF आपके मोबाइल पे जाता रहे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक PDF आपके मोबाइल पे जाता रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको ससमय जो है PDF उपलब्ध हो सके। तो आप लोग जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा उतना जल्दी PDF आपको भेजा जाएगा। तो आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 249 रुपया जो है मेरा ये नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर फ़ोन पे कर देना है 249 रुपया और इसी पे उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना है नाम पता के साथ ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो सके और आपको जो है इधर से PDF प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपको PDF मिलता रहेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि ससमय आपको PDF उपलब्ध हो सके। या फिर PDF नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप किस तरीक़ा से स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर जो है टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं वो भेज दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।